हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स, सीटेट मॉडल पेपर और हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या होती है। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए खामी क्या होगी। कहता है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जाँच के लिए सही नहीं होते हैं। कहता है इन प्रश्नों की सहायता से किसी भी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। और चौथा कहता है कि इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। ठीक बेटा, तो हमें बताना है कि खामी क्या है इसमें। ठीक है, देखो, तो ऑप्शन नंबर 11 कहता है कि निबंधात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर लेखन शैली के विकास को जांचना। ठीक, लेखन शैली के विकास को जांचना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है। ठीक, तो नहीं बोल दिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और मैंने क्या बताया कि जांच के लिए होता है। इसके अंतर्गत बालकों में मौलिक सोच का विकास, उनके अंदर कल्पनाशीलता का विकास, तथ्यों, आंकड़ों एवं उपयुक्त तर्कों से अपने विचार को रखने की शैली, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर समस्या को समझना इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन संभव हो जाता है, लेकिन इसकी एक कमी है। ठीक, वो क्या है वो भी बताता हूँ। देखो, इन प्रश्नों की सतह से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। और मैंने अभी बताया कि मूल्यांकन हो जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कहता है इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक, लेकिन हमसे पूछा है कि खामी क्या है, तो बेटा खामी ये है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। कहता है शैक्षिक स्थानों तक पहुँच, भाग लेने का अवसर, अधिकारों में समता या सामाजिक वर्तिकाग्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग दें। तो सामाजिक जो वर्तिकाग्र है आपका, ऑप्शन नंबर जो 4 है, वो क्या करता है कि हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। सामाजिक वर्तिकाग्र मूलतः सामाजिक भेदभाव की रीति है। तो पहले मैं बता दूं ये है क्या। जो वर्तिकाग्र है यानी कि सामाजिक वर्तिकाग्र है, वो है क्या। सामाजिक वर्तिकाग्र बेटा मूलतः सामाजिक भेदभाव की रीति है। सामाजिक वर्तिकाग्र के अंतर्गत समाज के कुछ लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो बाधा उत्पन्न बेटा यही करेगा, जब अलग कर दिया जाएगा तभी तो बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि ये सब हमारे ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेटा असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत क्या आता है। सतत पहलू के अंतर्गत सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक और इसके अलावा सह शैक्षणिक पहलुओं का निर्धारण शामिल होता है। इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो 13 का क्वेश्चन नंबर आंसर दीजिए कौन सा होगा। ठीक, देखो, तो 13 देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है बेटा कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के क्या होते हैं, विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत CCE के अंतर्गत मूल्यांकन की सतत एवं आवधिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। सतत एवं आवधिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये वाला आपका ठीक है। और इसके अंतर्गत CCE बहुविध तकनीकों का अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि अभी मैंने ये वाला ऑप्शन बताया, ये भी ठीक है, लेकिन हमसे असत्य पूछा है, किया जाता है। इसमें विद्यार्थी के विकास के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों का निर्धारण क्या होता है बेटा, शामिल होता है। ये भी ऑप्शन ठीक है। तो बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखा जाता है विद्यार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी
इस ग्रेड पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ना कि किसी बच्चे को फ़ेल किया जा सके और बच्चों को प्रमोट किया जा सके, फ़ेल नहीं कम आंका जा सके कि उसके देखो 4 नंबर हैं, उसके 6 नंबर हैं, मेरे तुमसे ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रेड का इस्तेमाल किया गया है कि 90 से 100 तक, यानी कि ग्रेड के 91 से 100 तक किसको मिलेंगे, A+ मिलेंगे। तो इससे पता नहीं चल पाएगा हमें कि किसके अच्छे आए हैं किससे बुरे, यानी कि हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे बच्चों के लिए, और बच्चों का जो है मनोबल भी नहीं टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट है कि अंकों के रूप में होता है, तो बेटा उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं, यदि आप ऐसा क्या करेंगे कि अधिगम की गति तेज हो जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे तो आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हैं। मैंने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका, और NCF 2005 का 5 जो नियम है उसका एक नियम भी ये है कि बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो उसके वास्तविक दुनिया से जोड़कर हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सबसे बेस्ट यही है, नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बेटा ठीक है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान, मैंने आपको बताया था गलत है, कक्षा में आवधिक परीक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। अब 2 ऑप्शन आपके ठीक हैं, तो मैंने आपको बताया था कि CTET में एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं, तो हम उसमें से वो ऑप्शन चुनते हैं जो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये NCF का एक नियम भी है और इससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। कह रहा है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। समालोचनात्मक, देखो 2 क्वेश्चन आते हैं आपका, एक खुला अंत वाला प्रश्न होता है, एक खुला अंत वाला, और एक बंद अंत वाला, ठीक बेटा। तो 2 तरह के प्रश्न होते हैं। तो जो खुला अंत वाला प्रश्न होता है वो क्या होता है, बंद अंत वाला क्या होता है। खुला अंत वाला क्या होता है कि इसके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, ठीक है। बंद अंत वाले का क्या होता है, केवल एक ही सारे पहलू एक ही जगह आके इकट्ठा होते हैं, ठीक। जैसे कह रहा है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ठीक इसका केवल एक ही आंसर होगा बेटा, और इसमें समालोचनात्मक सोच नहीं होगी, इसमें रट्टा मारा जाएगा। जैसे कभी भी हुआ था, जैसे वन्य जीव क्या है आपका वन अधिकार अधिनियम का पारित हुआ था, तो सन में केवल इसका आंसर देना है कि 1900 इतना, 2000 इतना, तो ये आपका बंद अंत वाला प्रश्न है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सबको पता है कि 180 होता है, केवल एक ही उत्तर होगा, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए, तो 5 परतें होती हैं, है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, है ना, आयनोमंडल, और आपका बहिर्मंडल। तो ये क्या है, एक अंत वाले प्रश्न है, यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न है। लेकिन बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा, यानी कि कुछ नया करने की सोचेगा, यानी कि समालोचनात्मक सोच को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ये खुला अंत वाला प्रश्न है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बंद अंत वाले से, खुला अंत वाले से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ये अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। कहता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। सॉरी, देखो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया आपका, ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, सॉरी स्किनर ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया, और आपका अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, मैंने शायद इसका एक क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में, तो कॉल रोजर्स ने दिया है शायद। किसने दिया, कॉल रोजर्स ने, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे किसमें, इस वाले में क्या है, मुझे डाउट है, तो एक बार आप लोग इसे चेक कर लेंगे, ठीक। तो फिलहाल हमसे कह रहा है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, तो अब यहाँ से बार बार दोहराया जाता है तो अनुकरण बच्चे समझ लेंगे और इसको उत्तर लगा देंगे। अनुकरण का मतलब बार बार, तो ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ेंगे आप लोग। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि अचानक ही हल ढूंढ लेना, अचानक ही हल ढूंढ लेना, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। उसके बाद
देखो तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन। अब ये होगा कैसे, ये समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि पावलोव ने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था कि उनके कुत्ते जो प्रयोग था वो किसको था, एक मेज़ से कसकर क्या कर दिया था, उसे बांध दिया गया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो भोजन होता है हमारा यूसीएस होता है यानी कि गैर अनुकूलित उद्दीपक होता है, जबकि यूसीआर लाल टपकना गैर अनुकूलित होने क्रिया होती है। पहले वो क्या करते हैं, पावलोव पहले कहते हैं कि वो घंटी की आवाज़ बजाते हैं, ठीक है, जो अप्राकृतिक उद्दीपक है। और जब हम घंटी की आवाज़ बजाते हैं कुत्ते के सामने तो क्या होता है, कोई भी लार नहीं टपकती है और कुत्ता भौंकता ही रह जाता है। अब हम क्या करते हैं, घंटी के साथ भोजन को भी जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, कुत्ता लार टपकाने लगता है। अब हम यही क्रिया क्या करते हैं, बार बार दोहराने लगते हैं। जब हम बार बार दोहराने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हम भोजन को तो हटा लेते हैं लेकिन घंटी बजती रहती है, और जब घंटी बजती रहती है तो कुत्ता जो है पहले की तरह बार बार लार टपकाता रहता है, भले ही भोजन हटा लिया गया हो। तो वो यही कह रहा है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक जो उद्दीपक था, क्या जो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता था। ठीक है, ये अधिनियम का शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जब अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं, उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं। कहता है यदि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को अनुमति दे देते हैं कि आप जहाँ चाहो क्लास में वहाँ बैठो, तो उनमें से कुछ बच्चे समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं। परंतु आपकी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को ये सब पसंद नहीं आता है। ठीक है, पसंद नहीं आता कि आधे बच्चे इधर बैठे हैं, आधे बच्चे उधर बैठे हैं, कुछ बच्चे खामोश बैठे हैं। तो इस स्थिति में आपका क्या तरीका बेहतर होगा, आपको ये बताना है। आप एक टीचर हैं, क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखो, यदि आप एक टीचर हैं तो हर बात प्रधानाचार्य से आप नहीं कहेंगे, भाई आप खुद भी तो डील करेंगे ना शिक्षक के साथ, है ना, वो अभिभावक के साथ। तो ये उत्तर आपका नहीं होगा। कहता है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये ऑप्शन थोड़ा सा पॉजिटिव है, देखते हैं आगे। कहता है अभिभावकों को इस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। नहीं बेटा, बच्चों को नहीं निकालना चाहिए भैया, टीचर को बात करनी चाहिए ना जाके क्लास टीचर से। कहता है अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए तथा समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक, क्लियर हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, बता देना मुझे आप। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप मुझे बताते रहें। कहता है जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, आध्यात्मिक विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है। अब जैसे ही बच्चे सोचेंगे कि परिपक्व होने लगता है तो बच्चे क्या लगा देंगे, आपका परिपक्वता लगा देंगे, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 18, देखो संज्ञान का क्या अर्थ होता है। पहले मैं थोड़ा संज्ञान के बारे में आपको बता देता हूँ। संज्ञान क्या होता है, संज्ञान का अर्थ होता है समझना या ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन आता है। ठीक है बेटा, यदि किसी बालक में इस प्रकार के गुणों का विकास होने लगता है तो उसमें निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है, जो उसके बेटा जो उसके संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज़ है। ठीक है, वे 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है, उसका शारीरिक विकास बेटा, उसका संवेग, उसका जाति, उसकी विशिष्ट योग्यता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। यदि आप एक टीचर हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र है जो 7वीं कक्षा में है लेकिन इतना पढ़ने में तेज़ है कि वो 10वीं कक्षा के क्वेश्चन ठीक कर लेता, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो, ऐसा होता है बेटा कि किसी किसी बच्चे में जो ऐसा विशिष्ट गुण पाया जाता है कि वे अपनी आयु की तुलना में अधिक सजग, सक्रिय एवं समझदार होता है। ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली यानी कि गॉड गिफ्टेड की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी कक्षा में रहते हुए भी आगे की कक्षा के विषय को आसानी से पूर्वक समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की से कहता है, लेव वाइगोस्की का विचार है ये। ठीक है, देखो लेव वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे बेटा, रूस के निवासी थे। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक, और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का
सिद्धांत, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, जहाँ जहाँ सामाजिक लगा हुआ है वो लेब-वाइगोत्स्की का नियम है। जैसे सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने दो और क्या क्या दिया है, इन्होंने बेटा दो शब्द दिए हैं, एक MKO दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर, एक दिया है आपका ZPD, और क्या दिया है, इसके फोल्डिंग शब्द दिया है आपका, ठीक है, इसके फोल्डिंग शब्द दिया, ठीक, ये तीन चीज़ें दी हैं इन्होंने। अब लेब-वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले है विचार बाद में है। तो 20 का आंसर आपको बताना है कि लेब-वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो 20 का आपको आंसर बताना है, ठीक बेटा। कहता है संज्ञान भाषा से स्वतंत्रता है, भाषा से स्वतंत्र नहीं है। मैंने कहा ना कि भाषा पहले है और संज्ञान भाषा पहले है और विकास बाद में है। देखो लेब-वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ठीक है, क्या करती है, भाषा विकास को सुगम बनाती है। अब मैंने इसे पकड़ा कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेब-वाइगोत्स्की कहते हैं कि विकास भाषा पहले है और विचार बाद में है, जबकि पियाजे कहते हैं कि विचार पहले है भाषा बाद में है। तो यही ऑप्शन आपको नज़र आता है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, गलत है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, नहीं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्कोर के साथ।